हेलो बच्चों, कक्षा 11 की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपका पहला अध्याय समय की शुरुआत इससे प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम मानव के क्रमिक विकास के विषय में चर्चा करेंगे। मानव की उत्पत्ति के संबंध में कई तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं। अलग अलग तरह के ग्रंथ अलग अलग तरह की व्याख्या करते हैं, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है और पृथ्वी पर जीवन का विकास उसके काफ़ी समय बाद हुआ, जो कि आज से लगभग 350 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी कि 350 करोड़ वर्ष पहले जो ईओजोइक युग था, इस युग में पहली बार एक कोशिका वाले जंतुओं का जन्म हुआ। और ये एक कोशिका वाले जो जंतु थे वो साधारण एक कोशिका वाला स्पंजी और बिना हड्डी वाला समुद्री जीव था। इसके अलावा उसके बाद जो है इसी विकास क्रम में लगभग 200 करोड़ वर्ष के उपरांत इसी एक कोशिकीय जीव से बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई और लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व फफूंद व समुद्री पौधों का विकास हुआ। चूँकि उससे पहले तक धार्मिक आधार पर जीवों की उत्पत्ति की या मानव की उत्पत्ति की विभिन्न कहानियाँ प्रचलित थी, इसी क्रम में सबसे पहला जो क्रांतिकारी विचार आया वो 24 नवंबर 1859 को डार्विन, एक जो जीव विज्ञानी थे, उनकी एक पुस्तक जो उन्होंने लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु साबित हुई मानव के उत्पत्ति के संबंध में। इसमें जो है इस तरह की बातों को रखा गया कि मानव का विकास जो है क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार हुआ। तो इसी क्रम में उन्होंने जो थ्योरी दी वो डार्विनवाद के नाम से बाद में प्रचलित हुई। उसके बाद देखिए कि जब समुद्री पौधों का विकास हो गया तो उसके बाद लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले उन्हीं समुद्री जीवों के बाद मछली और जलचरों का, और उसके उपरांत लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले रेंगने वाले जो जीव थे वो यहाँ पर आए, और लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले पक्षियों और डायनासोर का युग आया। इसके बाद स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई जिन्हें प्राइमेट्स बोला जाता है, और संभवतः इन्हीं प्राइमेट्सों के विकास क्रम में आगे चलकर मानव का विकास हुआ है। प्राइमेट्स अथवा होमोनिड्स के विकास की नींव के बाद जो है मानव अपने आगे के विकास क्रम में आया। और प्राइमेट्स जिसे जो है नर वानर जैसे लंगूर, बंदर, कपी, स्तनधारी जीव जो होते हैं वो प्राइमेट्स कहलाते हैं, और लगभग इन्हीं प्राइमेट्स के बाद आगे चलकर मानव का विकास हुआ है। तो लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले पूंछ वाले बंदर का विकास हुआ, और उसके बाद 2.5 करोड़ वर्ष पहले नर वानर आए, और उनका पहला वंशज ड्रायोपीथेकस नामक नर वानर था, जिसकी एक शाखा गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगटन जैसे नर वानरों का विकास हुआ, और दूसरी शाखा से होमो यानी कि मानव प्रजाति का विकास हुआ। और मानव प्रजाति के विकास में रामापिथेकस नामक नर वानर की मुख्य भूमिका मानी जाती है, और इसके बाद बहुत आगे तक फिर विकास क्रम चला है। लेकिन जो हम ये सब कह रहे हैं कि इतने सारे जीव आए और इन्हीं तरह के नाम हम ले रहे हैं मानव के विकास क्रम में, तो इनको हम कैसे पता लगाते हैं कि इतने वर्ष पहले इस तरह के मानव इस पृथ्वी पर होंगे। तो इसके लिए जो है जो पूरा मानव है या पूरा पाषाण मानव है, उनके इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो स्रोत है वह है जीवाश्म, फॉसिल्स। जीवाश्म कहते किसे हैं? देखिए, जीवाश्म किसी बहुत पुराने पेड़ पौधे, मनुष्य जो मृत हो जाते हैं, जो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, बहुत साल तक दबे रहने के पश्चात
वही जीव जो है या वही जो अंश हैं वो कठोर चट्टान के रूप में, कठोर पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षों तक सुरक्षित रह जाते हैं। तो इनको हम जीवाश्म कहते हैं और इन्हीं जीवाश्मों के अध्ययन से हम मानव के प्राचीनता का पता लगाते हैं कि मानव कितने वर्ष प्राचीन रहा होगा। और इनका अध्ययन करना बहुत अधिक मुश्किल होता है। ये जीवाश्मों का कुछ 2 चित्र आपके सामने दिखाए गए हैं। ये जीवाश्मों के चित्र हैं जो कि किसी समय कोई जीव रहे होंगे और बाद में ये परिवर्तित होकर कठोर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और इनका बड़ी सावधानी से अध्ययन करा जाता है। इसी के उपरांत अगर हम दूसरा स्रोत कहें तो वह है गुफा शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स। तो आदि मानव का जब जब विकास हुआ, हम अगले वाले खंड में पढ़ेंगे कि किस तरह से मानव का विकास हुआ और किस तरह से विकास क्रम के परिणाम स्वरूप वो संस्कृति की तरफ भी आया। तो उसने गुफाओं में चित्र बनाने भी शुरू कर दिए। तो यह चित्र हमें विश्व के कई स्थानों पर मिले हैं, जैसे स्पेन में अल्टामीरा एक गुफा है, वहाँ पर मिले हैं और भारत में भी अवशेष मिले हैं। और इसमें प्रमुखतः भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका के शैल चित्र मुख्य रूप से इस कड़ी में आते हैं। देखिए ये भीमबेटका के शैल चित्र हैं। इसी के अलावा उत्तराखंड में भी हमको प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। अल्मोड़ा शहर से ही नज़दीक पेटशाल नामक एक स्थान है, वहाँ पर लखू उडियार नामक एक स्थान है, वहाँ पर जो है प्राचीन मानव के शैल चित्र आपको दिखाई देते हैं। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा धूमिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये एक अवशेष के रूप में हैं प्राचीन मानव के। अगला जो हमारा स्रोत है जिनके आधार पर हम प्राचीन मानव के कालक्रम का निर्धारण करते हैं वो है उनके औजार। प्रारंभिक मानवों के औजार पत्थरों से बनाए जाते थे, पत्थरों के बनाए होते थे और इन औजारों को जैसे चित्र में दिखाया गया है, चूँकि वो शिकारी थे प्रारंभ में और जानवरों का कच्चा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो उन जानवरों का शिकार वो इन पत्थरों के माध्यम से करते थे। अगले वाले चरण में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन पत्थरों के औजारों में भी परिवर्तन आया है मानव के विकास के साथ साथ। तो ये जो पूरा पाषाणकालीन औजार हमें मिले हैं जीवाश्मों के रूप में या अवशेषों के रूप में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है पूरा पाषाणकालीन या प्राचीन मानव के विकास क्रम को जानने की। इसके अलावा गुफाओं के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने छोटे छोटे इस तरह की गुफाएं बनाना भी शुरू करा है अपने आवास के लिए। पत्थरों की गुफाओं से आकर, कंदराओं से निकलकर उन्होंने इस तरह की गुफाओं का निर्माण भी शुरू करा है, जो कि कुछ अवशेष हमें दक्षिणी फ्रांस में लेजरेट गुफा और टेरा अमाटा गुफाओं से प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर इस तरह से प्राचीन मानव निवास करने लगे थे। तो ये सारे स्रोत हैं। इन स्रोतों के आधार पर हम प्राचीन मानव के कालक्रम को या इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। अब यह है कि जीवाश्मों का या इन जितने भी स्रोत हैं इनका अध्ययन करा कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि ये इतने साल पुराने हैं। तो इसके लिए जो पुरातत्वविद है वो कार्बन डेटिंग 14 एक तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा इन जीवाश्मों के कालक्रम का या उनके आयु का निर्धारण किया जाता है। तो कालक्रम जो है इनका निर्धारण करने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, चूँकि ये जीवाश्म बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, तो बड़ी सावधानी से इनको जो है संरक्षित करके इनका अध्ययन किया जाता है। और जो है पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन का समय चक्र का निर्धारण जो है किया जाता है। चूँकि ये कहा जाता है कि कार्बन जो है समय के साथ साथ कार्बन का क्षय होता रहता है, तो अर्ध आयु के आधार पर जो है इस तरह से कुछ वैज्ञानिक कहेंगे, हम उन्हें पुरातत्वविद कहेंगे, वो कार्बन डेटिंग का के आधार पर उस जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं कि ये कितना साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग विधि जब से आई तब से हमें इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में बहुत अधिक सहायता मिली है।
और कार्बन विधि से जो माध्यम से तिथि निर्धारण होने पर इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। लेकिन कुछ कारणों से ये विवादों में भी रही है कि वैज्ञानिकों के अनुसार रेडियो कार्बन का जितनी तेजी से क्षय होता है उससे 27 से 28% ज़्यादा इसका निर्माण भी होता है, तो इससे संतुलन की अवस्था प्राप्त होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद भी वे कार्बन का अवशोषण करते हैं और अस्थिर रेडियोधर्मी तत्व का धीरे धीरे क्षय होता है। पुरातात्विक नमूने में उपस्थित कार्बन 14 के आधार पर उसकी डेट की गणना की जाती है, लेकिन कई सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी हम कार्बन डेटिंग प्रणाली को आज तक इन जीवाश्मों के कालक्रम का निर्धारण में महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। धन्यवाद।